डीएनए मित्रों, बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने बड़ी लकीर खींच दी है। मित्रों, बंगाल में बीजेपी को यह विजय दो दिन या 2 महीने के चुनाव प्रचार से हासिल नहीं हुई। ये 44 महीने की मेहनत और सटीक रणनीति का नतीजा था। इस जीत के लिए करीब 4 साल से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही थी। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती, वहां शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई और फिर उस पर काम शुरू किया। इसमें बीजेपी के कुछ नेता कैमरों के सामने दिखाई दिए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे नेता थे जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी निष्ठा से एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे थे। देश भर के बीजेपी नेताओं की पूरी टोली लंबे समय से लोगों को जोड़ रही थी। एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर बीजेपी ने रणनीति बनाकर कैसे यह जीत हासिल की, इसका अब हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो आज ट्रेंड कर रही है। यह तस्वीर एक हफ्ते पहले की है। इसमें गंगा सागर के किनारे बीजेपी की 2 शख्सियत खड़ी दिखाई दे रही हैं और आप देख सकते हैं, एक तो गृह मंत्री अमित शाह हैं और दूसरे सुनील बंसल हैं, महासचिव हैं बीजेपी के। और यह तस्वीर है गंगा सागर की। ये दोनों नेता पानी की उठती लहरों और शांत चित्त भाव से इसको देख रहे हैं। ऐसी ही लहर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिली। इस तस्वीर में अमित शाह के साथ बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल हैं। मित्रों, बंगाल में जीत दिलाने वाली टीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ सुनील बंसल की भी बड़ी भूमिका रही। 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अमित शाह और सुनील बंसल गंगा सागर गए थे। वहां पर पूजा अर्चना की। मित्रों, इन्होंने पहले रणनीति तैयार की, अपने साथ अलग अलग स्तर पर पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी और सबने मिलकर बंगाल में महाविजय हासिल की। मित्रों, अमित शाह ने ग्राउंड पर माइक्रो मैनेजमेंट किया, 15 दिन तक कैंपेन किया, नैरेटिव सेट किया। लेकिन पर्दे के पीछे अमित शाह ने जिन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी, वो सुनील बंसल ही हैं। सुनील बंसल को साल 2022 में बीजेपी का महासचिव बनाया गया। तभी उन्हें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना का प्रभारी बनाकर भविष्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2022 से ही सुनील बंसल बंगाल चुनाव में संगठन को मजबूत करने में जुट गए थे। 2024 में ओडिशा में चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद फिर से सुनील बंसल ने बंगाल में स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी। सुनील बंसल की मदद करने के लिए उनके साथ 2 और नेता थे। संगठन के प्रभारी के रूप में बिहार के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे और सह प्रभारी के रूप में अमित मालवीय को लगाया गया। ये दोनों लगातार ग्राउंड लेवल पर सक्रिय थे और पार्टी का विस्तार करने में जुटे हुए थे। 25 सितंबर 2025 को बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर बंगाल भेजा। उनके साथ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद विप्लव देव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। बीजेपी के नेताओं ने जमीनी रणनीति को और तेज किया। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने पिछले 6 महीनों के दौरान पूरे बंगाल की प्रत्येक विधानसभा का 2-2 बार दौरा किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया और हर एक विधानसभा में बैठकर चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाया। सुनील बंसल और उनकी टीम ने पिछले 4 साल में बंगाल में क्या क्या काम किए, अब आपको वो भी समझ लेने चाहिए। राज्य के करीब 80,000 बूथों पर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियां बनाई। इन कमेटियों का जिलेवार सम्मेलन किया। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी जैसे नेताओं को बुलाकर सम्मेलन कराए। कोलकाता नगर निगम क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया। 144 वार्ड्स में पहली बार हर वार्ड में बीजेपी ने वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया। पिछले 1 साल के दौरान डॉक्टर, वकील, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शिक्षाविदों के अलावा अलग अलग इनके सम्मेलन आयोजित कराए गए। मित्रों, चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरे बंगाल में 1,65,000 छोटी छोटी सभाएं और सम्मेलन किए। इसके जरिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ा गया। इसी का नतीजा है कि पिछले 4 साल में बंगाल में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 25 लाख से 50 लाख पहुंच गई। और जब चुनावी नतीजे आए तो 200 से ज्यादा सीटें जीतकर ये अभूतपूर्व सफलता हासिल की। मित्रों, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने इस बार अलग अलग तरीके की रणनीति पर वहां पर काम किया। सबसे पहले पूरे बंगाल को अलग अलग 6 जोन में बांटा गया। वहां पर केंद्रीय और अनुभवी राज्य स्तरीय नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। पहला जोन था उत्तर बंगाल। वहां पर मालदा में अरुणाचल प्रदेश के नेता अनंत नारायण मिश्रा को प्रभारी नियुक्त किया गया। तो सिलीगुड़ी में कर्नाटक में संगठन से जुड़े नेता अरुण बिन्नाडी को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा स्थानीय नेता निशित प्रमाणित को भी इस काम में लगाया गया। दूसरा जंगल महल जोन बनाया गया। पुरुलिया, बांकुरा और बर्धमान से मिलकर यह इलाका बनाया गया। यह बीजेपी का मजबूत गढ़ है और इसे अभेद्य बनाए रखने के लिए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री
पवन साई को इसका इंचार्ज बनाया। उनकी मदद के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को लगाया गया। तीसरा जोन हावड़ा हुगली बनाया। इसकी जिम्मेदारी हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को दी गई। उनके साथ मेदिनीपुर की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौड़ को सौंपी गई। चौथे जोन में कोलकाता मेट्रोपॉलिटन और दक्षिण 24 परगना का इलाका था। यह टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ है। यहां पर बीजेपी ने हिमाचल के संगठन महामंत्री एम सिद्धार्थन को तैनात किया। उनके साथ कर्नाटक के कद्दावर नेता सीटी रवि को भी लगाया गया। बंगाल में बीजेपी ने 5वां जोन नवद्वीप और उत्तर 24 परगना को मिलाकर बनाया। इसकी जिम्मेदारी एन मधुकर को सौंपी गई, जो बीजेपी के आंध्र प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन एक बात सुनवा देते हैं। शुभेंदु अधिकारी अपनी जीत के बाद कुछ कह रहे हैं। जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक भी, जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का लूज वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मरवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए, चलिए, तो शुभेंदु अधिकारी उस टीम के बारे में बता रहे थे जिन्होंने उनका साथ दिया। अपने मतदाताओं का भी वो धन्यवाद कर रहे थे। हम भी उस टीम के बारे में आपको बता रहे हैं जो बंगाल में बीजेपी ने अलग अलग जोन बांटकर बनाई थी। बंगाल में बीजेपी ने 5वां जोन नवद्वीप और उत्तर 24 परगना को मिलाकर बनाया। इसकी जिम्मेदारी एन मधुकर को सौंपी गई, जो बीजेपी के आंध्र प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। इनके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा को लगाया गया। छठा जोन था दार्जिलिंग वाला इलाका। इसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी को दी गई। वहीं पर प्रदीप भंडारी को नेतृत्व बिल्डिंग के लिए लगाया गया। पूर्व आईपीएस पंकज कुमार सिंह को गोरखा समुदाय में मैनेजमेंट के लिए पर्दे के पीछे से रखा गया। बीजेपी ने बड़े स्तर पर देश के दूसरे हिस्सों से नेताओं को बंगाल में संगठन को मजबूत करने का काम में लगाया था। सोचिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद विप्लव देव कैमरे से गायब थे, लेकिन वो पार्टी के लिए साइलेंटली बंगाल में काम कर रहे थे। और ऐसा करने वाले सिर्फ विप्लव देव ही नहीं है, बल्कि बीजेपी ने पर्दे के पीछे बड़ी संख्या में अलग अलग राज्य के नेताओं को वहां पर लगाया। मित्रों, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने सामाजिक और महिला सुरक्षा की गारंटी दी। ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार योजना से बहुत अधिक लाभ देने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाया। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर फोकस किया। इसी का नतीजा है कि आरजीकर की पीड़िता की मां को टिकट दिया। इस बार बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट करने के बजाय टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और जहांगीर खान जैसे दूसरे युवा नेताओं को टारगेट किया। इस तरह से बीजेपी ने उस कुले को भेद दिया जिसे बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित असंभव कह रहे थे, जिन्हें यह लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी ममता बनर्जी को कभी हारने नहीं देगी। वहां बीजेपी ने सिर्फ 15 साल में 1 सीट से 200 सीट तक का सफर तय कर लिया। बंगाल में बीजेपी के विजय के बीच गृहमंत्री अमित शाह का 12 साल पुराना एक बयान वायरल हो रहा है, जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से
तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। आज 12 साल बाद अमित शाह की रणनीति ने टीएमसी को बंगाल में सत्ताहीन कर दिया। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, वो सही योजना और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। बंगाल में बीजेपी की जीत इसी का नतीजा है। मित्रों, बीजेपी ने न सिर्फ बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की, बल्कि पहली बार गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बीजेपी की सरकार बन गई। गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा आती है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। वहां से बिहार में गंगा जाती है, वहां भी पिछले महीने बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। और अब जिस बंगाल से होते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहां भी अब बीजेपी की सरकार होगी। मित्रों, मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल पुराना एक बयान सुनाना चाहूंगा। जब वो 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। फिर से सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। तब वाराणसी में पीएम मोदी की जीत हुई थी, वो सांसद से प्रधानमंत्री तक बने। 12 साल बाद अब गंगा के शुरू से अंत तक उसके किनारे बसे राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आज बंगाल में जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल। मित्रों, एक और बात याद दिलाना चाहूंगा। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनके साथ थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधोक। ये तीनों 3 राज्य के थे। यूपी और दिल्ली में पहले से बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य यानी बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, जो अब बनने वाली है। बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिस घर में जनसंघ की पहली बैठक हुई थी, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, अब आपको यह सुनना चाहिए। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत। मेरा तो 26 साल गुजर गए बीजेपी में। अच्छा, ये दिन के लिए ये साजिश था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिटाने के लिए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिटने वाला तो नहीं है। हिंदुस्तान के 2 परिवार का रिंग हम लोग कभी मिटा नहीं पाएंगे, एक मुखर्जी परिवार और एक बोस परिवार। ये जो हमारा पार्टी है, ये जो हमारा भगवा रंग है, ये पूरा उन्हीं का देन है। उन्हीं के लिए हम लोग सोच पाए, नहीं तो वो जो कांग्रेस का जो एक खिलौना खेल था, उसका तो बलि चल रहा था बंगाल। उसके उधर से, उस आधार से निकालने वाला यही है। यहाँ अंग्रेज से भी ज्यादा प्रशासन चला रहा था दीदी, अब घर घर भगवा हो गया। पश्चिम बंगाल अब से पश्चिम बंगाल ही रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम मिटाने के लिए जो साजिश था, वो आज मिट गए। मित्रों, भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। बंगाल जीतने के बाद अब देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो जाएगा, जबकि 5 राज्यों में बीजेपी सत्ता साझेदार है। यानी कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। 2021 में एनडीए 21 राज्यों में थी, जो अब अपने सर्वश्रेष्ठ पर पहुंच गई है। देश के 19,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बीजेपी की चुनी हुई सरकार है। यहां आधे देश से ज्यादा यानी देश का 59% हिस्सा है। मित्रों, फ्रांस, जर्मन, स्पेन, इटली और पोलैंड जैसे देशों को मिलाकर जितना क्षेत्रफल है, उससे कहीं ज्यादा बड़े इलाके में अब बीजेपी की सरकार है। और अगर एनडीए की बात करें तो देश की करीब 2/3 हिस्से पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। 2026 के ये नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी ने न केवल राज्यों की संख्या में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि पश्चिम बंगाल जैसे अभेद्य किले को जीतकर अपनी वैचारिक और राजनीतिक स्वीकार्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और ऊपर जो हम आपको आंकड़े बता रहे थे, वो राज्य के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके हिसाब से बता रहे थे।